सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैं आपका साथी, आपका टीचर सी अर्जुन गुप्ता आज आपके सामने लेके आ गया हूं दो धमाकेदार टॉपिक, जिसमें बच्चों को अक्सर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन ये क्लास करने के बाद वो दोनों टॉपिक आपके खून में, आपके रोगों में बस जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वो देखेंगे कि आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दो टाइप की आउटसोर्सिंग, एक होता है कि बीपीओ क्या होता है और होता है केपीओ क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को अब तक दिक्कत थी या जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए तो दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैं इस टॉपिक को इतने अच्छे एग्जाम्पल्स लेके इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहने वाली है। ठीक है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे है। अगर सभी लोगों को ये टॉपिक दिख रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए कि सर ठीक है, हमें आपका जो टॉपिक दिख रहा है। टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो ये वाला है, दैट इज आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो आइए सबसे पहले एक बार समझते हैं कि आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सा ये है, मेरे बिजनेस का कोई भी काम या मेरा कोई भी काम जिसको मैं करने के लायक नहीं हूं, जिस काम को मैं करने के लिए नहीं बना हूं, तो डेफिनेटली उस काम को मैं कहीं ना कहीं जो है बाहर किसी से करवाऊंगा। इसी काम को जब मैं अपने किसी काम को, अपने किसी बिजनेस के काम को किसी दूसरे बंदे को सौंप देता हूं, इसी को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। इसी एग्जांपल को लेके हम आगे अपने दोनों जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं दैट इज बीपीओ एंड केपीओ, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सर हमें इसका एक छोटा सा एग्जांपल दो, हमें एग्जांपल अगर आप समझा दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे सामने क्या ना, मेरे सामने एक बिजनेस स्टडीज की जो है एक बुक है, बिजनेस स्टडीज की बुक है। सपोज मान लेते हैं कि मैं ये बुक मैंने बनाई है, या और अगर एग्जांपल लूँ तो सपोज मान लेते हैं कि जो ये बुक है ना आपके पास जो भी नोट्स हैं ये कुछ टाइम में आपके पास जो है वो कंपाइल होकर जरूर आने वाले हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये जो भी नोट्स है वो कंपाइल होकर आपके पास आते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली ऐसे नोट्स में स्पाइरल बाइंडिंग हुई भी होती है। तो अगर मान लेते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग है, तो आप खुद सोचो मेरा काम क्या है। मेरा काम एज अ फैकल्टी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में क्या है, मेरा काम एज अ फैकल्टी है कि मेरे को आना है, बच्चों का 30-35 मिनट का एक लेक्चर लेना है, उस 30-35 मिनट में सारे के सारे डाउट्स जो है उनको क्लियर करा देने हैं, बस मैं अपने घर और बच्चे अपने घर। दूसरी चीज एक काम मेरा और भी हो सकता है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स कहाँ हैं। तो वो नोट्स क्या होंगे, नोट्स मेरे बनाए हुए होंगे, वो नोट्स सपोज मान लेते हैं मैंने खुद टाइप करा है, खुद बनाया, तो वो नोट्स मेरे एक पीडीएफ फॉर्म में होंगे, लेकिन उसको एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम मेरा तो नहीं है। अब मान लेते हैं मेरे से आज 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स की एक डिमांड है कि सर अब हमें जो है बुक्स जो है अपनी जितने नोट्स जो है उनको बना के दीजिए। तो अब मुझे खुद बताओ, क्या मेरा काम ये है कि मैं सारी एक मशीन लेके आऊँगा, मशीन में से सारे के सारे नोट्स को प्रिंट मारूंगा, फिर उनको धीरे धीरे करके क्या नाम है सीना स्टार्ट करूंगा, घर पे भी बोल दूंगा सबको, मम्मी मम्मी पापा पापा सब लोग जो है अपना इसको जो है सीना स्टार्ट करो, बच्चे के लिए बुक जानी, क्या मैं ये करूंगा और मैं यही करता रहूंगा, तो फिर आपके लिए तैयारी कैसे करूंगा, आपके लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर करूंगा, आपको कैसे समझाना, वैसे एग्जाम्पल कैसे लूंगा, समझ रहे हो? तो मेरा जो काम है मैं अपना काम करूंगा, इसके अलावा अगर मेरा कोई बिजनेस में काम आ रहा है तो मैं किसी थर्ड पार्टी को वो काम सौंप दूंगा। यही जो थर्ड पार्टी को मैं काम सौंप रहा हूं अपना, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो आइंदा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक चीज और समझने वाली बात है कि सर क्या हर बिजनेस में ऐसा होता है कि जो जो बिजनेसमैन है वो अपना काम सौंप देता है? आप मुझे खुद बताओ सोच के, अगर मेरा बिजनेस छोटा है, सपोज मान लेते हैं कि मेरी मुझसे पढ़ने, मान लेते हैं कि मैं फिजिकल बैच भी लेता हूँ, मैं सिर्फ फिजिकल बैच पढ़ने के लिए सिर्फ एक बच्चा आ रहा है, तो क्या एक बच्चे के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर करके नहीं प्रिंट कर सकता? क्या बताओ, मैं उसकी अगर एक बच्चा है तो मैं इसकी प्रिंट भी कर दूंगा, मैं हो सकता है उसकी अपने हाथों से स्पाइरल बाइंडिंग भी कर दूंगा, मैं हो सकता है उसको सारी चीज कंप्लीट करके दे दूंगा। लेकिन अगर एक बच्चा है, क्वांटिटी छोटी है, लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर मैं उसमें ही अगर मैं अपने अदर सोर्सेज वाले काम लेके बैठ जाऊंगा तो मैं फोकस कैसे कर पाऊंगा, मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो पाएगी, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो पाएगी, प्रॉफिटेबल कैसे बनूंगा। तो बहुत सारी चीजें सोचने के लिए जिसमें हमको दिमाग लगाना है। तो बड़ी बड़ी आप जो कंपनीज देखते हो ना, उन बड़ी बड़ी कंपनीज में कंपनी के जो लोग हैं सिर्फ वही काम करते हैं जो कंपनी करने के लायक है, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अदर कोई काम तो वो आउटसोर्स करती जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जरूर आज इतने बड़े तो हो ही गए, कुछ ना कुछ अपने फोन से ऑर्डर करते होंगे,
फोन से ऑर्डर करते होगे ना कि लाओ अगर ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो ये ऑर्डर कर दो, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं तो ये ऑर्डर कर दिए, उसको ये गिफ्ट पसंद आएगा तो उसके लिए ये ऑर्डर कर दिया, हर चीज ऑर्डर लगाते हो। अगर वो ऑर्डर टाइम टू टाइम डिलीवर ना हो आपके पास, अगर वो ऑर्डर में कोई डिफेक्ट आ जाए, अगर मान लेते पेमेंट वहां पे आपके यहाँ से तो डेबिट हो गया हो लेकिन वहां पर क्रेडिट ना हुआ हो, आपका ऑर्डर अप्रूव ही ना हुआ, सोचो क्या करोगे। सर हम तो फोन लगा लेंगे, हम तो फोन लगा देते हैं बड़ी जल्दी से। अब आप मुझे खुद बताओ, सपोज मान लेता कि आपने अमेजोन से ऑर्डर करा, आपका फोन क्या खुद स्वयं जेफ बेजोस साहब उठाएंगे? जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस बेटा अमेजोन के मालिक है, मालिक है अमेजोन के। तो क्या वो डायरेक्ट आपका फोन उठाएंगे, हाँ भाई शीतल क्या गड़बड़ चल रही है? शीतल बताएंगे सर हमने तो आपको पेमेंट करा था, पेमेंट आपके रिसीव नहीं हुआ, ऑर्डर अप्रूव नहीं हुआ ना, ऑर्डर आया है, ऑर्डर आया तो पता चला ऑर्डर आया है। तो अगर जेफ बेजोस ये कॉल उठाने वाला काम करेंगे तो आप मुझे खुद बताओ इतनी इतनी बड़ी बड़ी ओनरशिप जो है उनकी चल रही है, डिसीजंस मैनेजमेंट कौन करेगा? समझ रहे हो आप, कौन करेगा? तो जेफ बेजोस का ओनर का काम क्या है? अपने बिजनेस को मैनेज करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, प्रॉफिटेबल बनाना, ना कि कॉल सेंटर वाले कॉल लेना। तो सर ये वाला काम कौन करता है अमेजन का? यही बेटा समझने वाली बात है। तो जो कॉल सेंटर वाला काम है ना वो सिर्फ कॉल सेंटर वालों को दे दिया जाता है। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनके आस पड़ोस वाले काम आप पूछते हो कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं सर हम तो कॉल सेंटर में काम करते हैं, सर हम तो यहाँ काम करते हैं, सर हम तो वहाँ काम करते हैं, है ना? आप करते नहीं करते बताओ? आपके जो जानने वाले लोग हैं तो वो कॉल सेंटर में क्या कर रहे होते हैं? तो वो कॉल सेंटर में किसी और लोगों के लिए कॉल पिक कर रहे होते हैं। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, कलू के डायल नंबर, ऐसी तो बात होती है मतलब उसमें, और कैसे बात होती है ना? तो अमेजन का फोन उठाने वाला काम कौन करेगा? कोई दूसरी कंपनी। सर एक आध एग्जांपल दे दो ना तो हमें अच्छा भी लगेगा। असेंचर, जैसे कि मान लेते असेंचर है, असेंचर सारे काम ले लेती है, यानी कि उसको असेंचर को कोई, असेंचर एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी मीडियोकर है, आप उसको कोई काम आउटसोर्स करने को बोलोगे वो खुद ही सारा काम ले लेती है और लोगों से करवाती है। समझ गए? जेनपैक्ट हो गई, जेनपैक्ट का भी यही काम है। हमारे शहर में एक कंपनी है जो कॉल सेंटर के लिए काम करती है, मतलब कॉल सेंटर एज अ कॉल सेंटर काम करती है अपने दूसरे लोगों के लिए। तो जनरली ऐसे लोग बने हुए हैं जो दूसरे के लिए काम करते हैं। सर आप भी तो किसी के लिए काम करते होगे, आप भी तो सीईओ। बेटा हाँ मैं भी लोगों के लिए काम करता हूँ। मान लो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं तो मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, अब मेरे क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सपोज मान लेते हैं कि मेरे एक मान लेते हैं हीरो एजेंसी वाले, हीरो एजेंसी का मैं ऑडिट करता हूँ। मुझे खुद बताओ जो हीरो एजेंसी वाले हैं मेरे नुक्कड़ में गली मोहल्ले में, उनका काम क्या है? बाइक बेचना, बाइक पे डिस्काउंट लगा के ऑफर लगा के बाइक बेचना, ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ना कि ऑडिट करना, उसकी आईटीआर फाइल करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, लोन फाइनेंसिंग करना। ये उसका काम नहीं। अगर वो ये काम में लग जाएगा तो भाई वो बाइक कैसे बेचेगा? तो मेरे क्लाइंट के लिए उसने मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए दी, ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज आउटसोर्सिंग। मुझे आईटीआर फाइल करने के लिए दी, दैट इज आउटसोर्सिंग। सारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैंड ओवर कर दी मेरे को, दैट इज आउटसोर्सिंग। तो आई होप मैंने आपको सारे के सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप समझे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो मेरे बिजनेस के जो प्रोसेस वाले काम है, प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है, कॉल सेंटर इज अ प्रोसेस, ये सारी चीज क्या है? प्रोसेस वाले काम है। तो अपने जब बिजनेस के कोई प्रोसेस वाले काम अगर आप आउटसोर्स कर देते हो, इसी को बोलते हैं हम बीपीओ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब, क्योंकि मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ढंग से समझा दिए हैं। ये रेड वाला जो मैंने लिया है एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए वो सारे के सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि सर आप किस चीज में क्या समझा रहे हो। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाती है तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देख लेते हैं हम लोग कि नेचर क्या है, फीचर क्या है, भाई दिखता कैसा है, क्या नेचर है, क्या फीचर है बीपीओ। सबसे पहले क्या है? बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग मींस टू सोर्स आउट व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन हाउस। देखो जब भी आप बीपीओ यानी कि कोई भी बात आउटसोर्सिंग कर दो, डेफिनेटली आपको दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, किसी बाहर वाले पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो काम खुद ही कर लोगे, इन हाउस कर लोगे, तो फिर आउटसोर्सिंग नहीं हुई नहीं। आउटसोर्सिंग का मतलब ही क्या है? जो काम आप इन हाउस कर सकते थे वो आप खुद नहीं कर रहे हो, वो आप किसी और को दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो अगर आपको आउटसोर्सिंग करनी तो पहला तो फीचर यही, पहला नेचर तो नेचर इसका यही आएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट में आता था जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है? बेटा कोर बिजनेस एक्टिविटीज तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ना। जेफ बेजोस की अगर बात करें अमेजन की, तो कोर एक्टिविटीज कौन सी होंगी? डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट, दीज आर सम कोर एक्टिविटीज। तो सर नॉन कोर एक्टिविटीज क्या हुई? एडवर्टाइजिंग हो गया,
ठीक है, कॉल सेंटर्स वाले काम हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, लीगल मैटर्स हो गए, ये सारे काम क्या हुए, ये सारे हमारे आउटसोर्सिंग वाले नहीं, नॉन कोर एक्टिविटीज हो गए। तो दूसरा क्या है, दूसरा फीचर क्या होगा बीपीओ का, कि जनरली क्या होते हैं, आप आउटसोर्स कौन सी करते हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज, क्योंकि कोर एक्टिविटीज तो वो खुद भी करेगा। अगर वो कोर एक्टिविटीज भी कर देगा आउटसोर्स, तो फिर वो क्या करेगा, समझ रहे हैं, अगर उसने कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स कर दी, नॉन कोर एक्टिविटीज भी आउटसोर्स कर दी, तो फिर वो क्या करेगा, आप मुझे बताओ, फिर वो किस काम कराया जाएगा, फिर तो ओनर ही नहीं हुआ ना वो, समझ गए आप। अभी हम देखेंगे कि नॉन कोर एक्टिविटीज कौन सी होती है, मैं आपको इसमें दिखवा देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर मैं नॉन कोर एक्टिविटीज कौन सी, की मान लो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई है, ठीक है, मान लो सीए की जरूरत है, तो वो खुद सी वाला काम थोड़ी करेगा यार। आपको क्या लगता है टाटा जो है, टाटा अंबानी से खुद के अपने क्या लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद बनाते हैं क्या? भाई को कुछ नहीं आता इनको, इन्होंने खाली सीखा है मैनेजमेंट, इन्होंने सीखा हुआ है एनालिसिस पोर्शन, इन्होंने ये सीएवी वाले काम नहीं सीखे हुए हैं। दूसरा क्या है एडवर्टाइजिंग, आपको क्या लगता है जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है क्या खुद अंबानी जी होर्डिंग चलाते हैं क्या? नहीं, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी उनको हायर कर रखा है, उनको मोटे मोटे पैसे देते हैं, वो उनके बेहाफ पे काम करते हैं। जितने भी होर्डिंग्स आप देखते हो, जितने भी आप इनके एडवर्टीजमेंट देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल वेबसाइट्स पे, वो सब कौन करते हैं? मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं। कोरियर सर्विसेज, आप क्या खुद डाकिया बन जाते हो क्या? बताओ, खुद लेके जाते हो सारी चीज? नहीं, आप किसी और को ज्यादा काम सोचते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इसको हम बोलते हैं कॉल सेंटर वाला काम, इसी को बोलते हैं हम कॉल सेंटर, समझे महाराज। तीसरा हमारा पॉइंट आता है कि प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। आप मुझे खुद बताओ, एक सेकंड जरा सुन लो। देखो, टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, जिनको आप सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हो ना, उसमें भी प्रोवाइडर्स के मतलब कुछ टाइप्स होते हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है कैप्टिव बीपीओ यूनिट, इसके मतलब विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक is the largest captive BPO unit in India for providing certain kinds of services to the parent company in US। यानी कुछ BPO ऐसे हैं जो कुछ सर्विसेज सिर्फ किसी लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे, उन्हें सबसे मतलब नहीं है। जैसे कि एक में एग्जांपल लेकर जनरल इलेक्ट्रिक, वो क्या काम, वो कैप्टिव बीपीओ यूनिट है, जिसका काम क्या है, अपनी जो पेरेंट कंपनी यूएस में सिर्फ उसी को सर्विस प्रोवाइड कराना। सपोज मान लेते हैं टाटा यूएसए में भी है और टाटा इंडिया में भी है, तो टाटा इंडिया अगर टाटा यूएसए वाले को आउटसोर्सिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, वो उसका कैप्टिव बीपीओ यूनिट हो जाएगा, क्योंकि जो टाटा यूएसए वाला है वो सिर्फ और सिर्फ टाटा इंडिया के लिए ही आउटसोर्सिंग काम करेगा और किसी के लिए भी काम नहीं करेगा। फिर आता है हमारा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, बेसिकली ये कौन होते हैं, ये दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स आर स्पेशलाइज इन सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के अंदर नहीं, कुछ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे लोग स्पेशलाइज होते हैं। वो भी दो टाइप की होती है, होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि ऐसे पर्सन या फर्म विच प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू अ वाइड बेस ऑफ क्लाइंट, यानी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी फर्म्स, कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सर्विसेज बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। फिर होते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है कि दे मे स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज एंड स्केल अप डूइंग अ नंबर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम नॉन कोर टू कोर, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग आईटी एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ओनली। और कुछ फर्म, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो गिनी चुनी एक आध दो एक्टिविटीज के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, फिर उसी को ही वो लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ वही टाइप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करके आउटसोर्सिंग करते हैं। तो अगर आपको सीखना हो कि सर आउटसोर्सिंग का कैप्टिव यूनिट क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, तो कैप्टिव यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने अपना काम टाटा इंडिया ने, यानी कि एक ही है दोनों, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, टाटा इंडिया ने अपना काम अगर टाटा यूएसए को दे दिया, तो यूएसए वाला काम आउटसोर्स कर रहा है, किसका दिया वो काम, इंडिया वाले का, तो दिस इज कैप्टिव बीपीओ यूनिट। क्यों? क्योंकि यूएसए वाला काम सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाले के लिए ही करेगा। क्लियर? तो सर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर नॉर्मल हो गया, मैंने अपना काम किसी और को दे दिया, फाइनेंशियल सर्विस में अपने सीए वाला काम किसी और को दे दिया, दिस इज नॉर्मल थर्ड पार्टी। अब इसके लिए अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं वो आउटसोर्सिंग वाला काम बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा हूँ, दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगर मैं, मुझे जो काम करना है, जो आता है, यानी कि मेरे अंदर जो स्किल्स है, वो आउटसोर्सिंग सिर्फ एक या दो टाइप की एक्टिविटीज को कर सकता हूँ और उसी को कंटिन्यू करता हूँ, दिस इज व्हाट दिस इज सम काइंड ऑफ वर्टिकल थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। आई होप सो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे हौले हौले सारी चीजें अपनी कवर कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज
बाबूजी बोल दो कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, और अगर नहीं दिक्कत आ रही तो भाई थम्स अप कर दो कि सर मजा आ रहा है हमको। ठीक है, बड़े आ गए गुरुजी। यार रिकॉर्डेड लेक्चर का ना, ऑनलाइन क्लास का भी अपना अलग ही मजा है। जैसे कि मान लो आज मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, तो मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। चलो वैसे तो क्या है, लोग बैठे रहते थे मेरे सामने, आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाता था, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या ना, मैं जो लेक्चर्स जो है वो अपने काफी टाइम बाद ले रहा हूँ, तो उस चक्कर में ऐसा हुआ। आज मैंने सडन लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। एनीवे लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई बीपीओ की, या क्या खासियत है बीपीओ की, वो देखो आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है फोकसिंग ऑन अटेंशन। आप मुझे खुद बताओ, सिंपल चीज बताना, मेरा काम क्या है, क्लास लेना, नोट्स बनाना। अगर मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूं, बाकी एडिटिंग वाला पोर्शन, एडवर्टाइजमेंट वाला पोर्शन, यूट्यूब मैनेज करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज करना, वो मैं अगर ना देखूं तो आई कैन फोकस ऑन माई वर्क। मैं अपना पूरा 100% अटेंशन, वो होती ना वो घोड़े की जो एक से नाल बंदी होती है, ये कि ना इधर देखना ना इधर देखना, डायरेक्ट इधर देखना। डायरेक्ट मैं इधर कहां देखूंगा, अपनी क्लास रिकॉर्ड करने पे, अपने फिजिकल बैचेस पे, अपने नोट्स पे, बस। मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अटेंशन बढ़ जाएगी, ये फायदा वो बीपी होगा। दूसरा क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट। ये वाले पॉइंट कौन बच्चा समझाएगा? ये वाली बुक का मैंने एग्जांपल लिया था। अगर मेरे को ये पूरी बुक, मान लो 100 बुकें मुझे प्रिंट करनी है, एक प्रिंटिंग मशीन खरीदूंगा। प्रिंटिंग मशीन खरीदने के बाद स्पाइरल वाली मशीन खरीदूंगा, कि हाथ से थोड़ी डालता रहा, मुझे तो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो आप खुद सोचो, मेरी कॉस्ट बच गई। वो पूरी मशीन मेरे को सेटअप करनी पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जाता, प्लस मेरे को स्पाइरल वाली भी चीजें लेनी पड़ती, तो क्या है, मेरा खर्चा बढ़ गया। बढ़ नहीं गया, घट गया। मेरा खर्चा क्या हुआ, घट गया। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा जो इंपॉर्टेंट टास्क था वो मैंने किसी और को दे दिया, एंड आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। तो मैंने दूसरा काम आउटसोर्स करा, कहीं ना कहीं मेरी उससे कॉस्ट बच गई। सर कॉस्ट तो आप उसको पैसे दे रहे हो ना बेटा, वो वाली कॉस्ट नहीं कह रहा हूं। उसको करने के लिए इन हाउस मुझे क्या खर्चा लगता, मुझे मशीन लगती, वो मेरा बच गया। तो इससे मतलब तो यही है कि मशीन खर्च ना करके उस इंसान को मैं पैसे दे दूं। क्यों? क्योंकि मेरी हेडेक नहीं है। अब मैं खुद सोचो, ये बुक मैंने कहा मुझे 7 दिन में चाहिए, अगर 7 दिन में नहीं मिला तो 8वें दिन में उसको फोन लगाऊंगा, हाँ भाई क्या है, क्यों नहीं करके दे रहा है? तो मैं 7 दिन पहले मैंने अपने तुम पैसे भी दे दिया, पूरा फॉर्मेट भी दे दिया है, पूरा कंटेंट भी दे दिया, अभी तक प्रिंट नहीं हो पाए। तुमसे तो बगल वाला काम कर रहा था, नहीं करना है पहले ही बता दो, तो मैं उसे हड़का सकता हूँ। पर अगर सोचो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कितना टेंस हो जाऊंगा। आप खुद सोच रहे हो, फोकस नहीं कर पाऊंगा कि मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी है, मेरे को फिजिकल बैच भी लेने, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी काम करना है, घर में मेरे को सब्जी भी लेके आनी है, दवाई भी, सब चीज है यार। तो लोड उतना ही लो जितना ले सकते हो, बाकी हर लोड को क्या करना, बाकी लोड किसी और को दे दो। समझ गए आप? जो हमारा थर्ड वाला था क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। देखो यार, आप मुझे खुद बताओ, अगर आप सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज पे फोकस करोगे देन डेफिनेटली आप एक्सेल हो जाओगे, आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रिमेनिंग एक्टिविटीज टू दोज हु एक्सेल इन परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज। तो पहली चीज तो ये, आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें भी एक्सेलेंस हो जाएगा, और जो अदर मैटर है, जिनको आप, जो काम आपको नहीं आता वो किसी और को दोगे, किसी अदर जो उस काम में एक्सेलेंस हासिल करा हुआ हो, तो आपका ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट हो जाएगा। आप मुझे खुद बताओ, मेरी क्लास 1 नंबर, नोट्स 1 नंबर, सर बुक भी आपकी 1 नंबर आ गई तो क्या है, ओवरऑल पूरा मेरा क्या मैटर हुआ, बढ़िया हो गया एकदम, यानी कि हर चीज टिप एंड टॉप। फिर फोर्थ आता है ग्रोथ थ्रू अलायंस बाय विलिंग सर्विसेज फ्रॉम अदर फर्म्स, योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड। यार तो सिंपल अभी बताया था ना मेरे को, मान लो अमेजोन ने किसी बढ़िया कॉल सेंटर वाले से काम कर लिया, तो अमेजोन का तो क्या खर्चा बच गया, मान लो 100 लोगों की हायरिंग करनी पड़ती। सर 100 लोग की क्यों, अगर मान लो एक ही लड़की बिठा लें, वो अपने यहाँ तो लाखों करोड़ों लोगों की दिक्कत हो जाएगी प्रोडक्ट से। वो हर फोन लगा रहे होंगे, क्या कहेंगे, बदनामी करेंगे, उनका फोन ही नहीं उठता यार, बेवकूफ बना दिया उन्होंने, हमने उनसे प्रोडक्ट खरीद लिया, उनकी सर्विस ली, फोन ही नहीं उठ रहा है साहब का। तो क्या इतनी सारी हायरिंग है वो कम हो जाएगी, इतने सारे लोगों को बैठाने की जगह भी कम हो जाएगी, इतने लोगों को बैठाने का फर्नीचर, मेंटेनेंस, बिल्डिंग रेंट सब खर्चा कम हो जाएगा।
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यार, ऑफशोर आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री, सब अच्छी बात है यार। अगर आप आउटसोर्स, अरे ऑफशोर आउटसोर्सिंग मतलब क्या, ऑफशोर आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप बाहर आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बड़ा होगा, एक्सपोर्ट भी होने के चांसेस है। स्कोप की अगर बात करें तो बीपीओ इज मोस्ट पॉपुलरली, यानी कि मोर पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर्स ओनली। बीपीओ को ज्यादा जानना किसके लिए जाना जाता है, कॉल सेंटर्स के लिए ही जाना जाता है। मैं पहली बार बता रहा था आपको कि बीपीओ को सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है, सिर्फ कॉल सेंटर्स के लिए जाना जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज। 24 घंटे 24/7 हर वक्त व्यवस्था होती है। आप ये भी देखो, कॉल सेंटर वाले जो नंबर होते हैं ना, वो 1800 से शुरू होते हैं बस। कुछ होते होंगे 1800 करके भी होते होंगे, कुछ 1800 और फिर 000 करके। दीज आर ऑल कस्टमर केयर नंबर। ये आपको 24/7 इंटू 365 डेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कॉल सेंटर्स ओनली। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि बीपीओ इंडस्ट्री का 70% रेवेन्यू ही कॉल सेंटर से आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं कॉमन एरियाज वेयर बीपीओ इज ऑपरेटिंग आर। कुछ कॉमन एरियाज जहाँ पे जो है बीपीओ काफी ऑपरेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स हो गया, इन इंफॉर्मेटिक्स हो गया। 4 पॉइंट तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स हो गया, इन्फॉर्मेटिव। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपको खुला चौड़े मार के बोल रहा हूँ कि आपको याद करनी है, ठीक है। एक एक चीज, सारी चीजों को ऐसा ड्रॉ करा गया है कि आपको हर चीज समझाई जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और एग्जाम में एकदम तहलका, मतलब फाड़ दो पूरा एग्जाम। टीचर को भी लगना चाहिए कि भाई गजब। ठीक, तो बीपीओ सबको क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, बीपीओ सबको क्लियर है? बताओ, बीपीओ में कोई दिक्कत तो नहीं महाराज? सब कुछ क्लियर? हाँ भाई, जरूरत समझ में आ गई बीपीओ की? आ गई सर। नेचर फीचर समझ में आ गए? वो भी आ गए सर। बीपीओ समझ में आ गया? वो भी आ गए सर। तो मतलब होल टॉपिक आपको जो बीपीओ वाला है वो कवर हो चुका है। मुबारक हो आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने केपीओ टॉपिक की तरफ। आई होप सो कि आपको वो भी बहुत अच्छे समझ में आता है। जिसको बीपीओ आ गया उसके लिए केपीओ कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जिसको बीपीओ आ गया उसके लिए केपीओ कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आ जाओ। अब देखते हैं केपीओ। मैं एक काम करता हूं ना, आपको एक सेकंड रुको। आपको एक ब्लैंक शीट दिख गई है? एक ब्लैंक शीट दिख रही है ना आपको? मैं आपको एक बार ब्लैंक शीट पे छोटा सा एक चीज बता देता हूँ कि मतलब बीपीओ केपीओ में डिफरेंस है, ताकि अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ ना तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो, ये है बीपीओ। बेटा बीपीओ मतलब क्या था? बीपीओ में आपकी जो बिजनेस की प्रोसेस एक्टिविटीज है, आप उनको आगे ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि उसी को आउटसोर्स कर रहे हो। जो आपकी क्या कर रहे हो, जो बिजनेस की प्रोसेस एक्टिविटीज थी, एग्जाम्पल प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, कॉल्स हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, ये है बीपीओ। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। क्लियर? कट तो नहीं गया भाई? नहीं कटा सर। एक बार जो है केपीओ बता दूं, अभी रुको, बड़ा धीरे धीरे हट रहा है। चलो जी, अब देखें केपीओ क्या था। केपीओ के अंदर भी आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज को आप आउटसोर्स कर रहे हो जो नॉलेज, जो स्किल बेस्ड हो। सपोज मान लेते हैं कि मैं हूं, आप लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि सर अब यूट्यूब क्लासेस में नहीं, कोर्ट में मिलेंगे। तो भाई अब तुम मेरे पे केस कर रहे हो बिना वजह, मैं भी तो बचूंगा ना यार। मुझे कौन सा शौक है अंदर जाके मुफ्त का खाना खाने का? तो मैं करूंगा, मैं भी लॉयर करूंगा, मैं भी लॉयर करूंगा। मुझे लॉयर काम तो नहीं आता ना, मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं जाके केस लड़ सकता हूं अपना, ना मैं लड़ सकता हूं, ठीक है। वो खाली फिल्मों में ही होता है कि हम अपना केस खुद लड़ रहे होते हैं, बेटा ऐसे नहीं, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो लॉयर को मैंने हायर करा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज
कहीं स्किल वाला काम आ रहा था जो मुझे नहीं आता है। तो आप नॉलेज स्किल वाले काम को, अगर आप एक्सपर्टीज वाले काम को अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो वो केपी होगा। अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोसेस वाले काम आउटसोर्स कर रहे हो तो वो बीपीओ होगा। तो सर आप मुझे बताओ, मुझे केस स्टडी कैसे पहचाननी? बेटा आपकी केस स्टडी के अंदर अगर नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज जैसी अगर कोई बात अगर लिखी हो तो समझ जाना कि टीचर आपको केपीओ के डायरेक्शन में लेके जाता है, ना कि बीपीओ के डायरेक्शन में। इनके अलावा अगर कोई आउटसोर्सिंग की अगर बात करे तो समझ जाइए आपकी खूबसूरत मैडम या आपके स्मार्ट सर चाहते हैं कि आप बीपीओ की तरफ जाए। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो आ जाते हैं अपनी वाली शीट पे, जिस शीट पे हम लोग अभी देख रहे थे। शीट विजिबल हो जाए तो प्लीज थम्स अप कर दे, क्योंकि मैंने अभी शीट चेंज करी। कभी बार दिक्कत आती है ऐसी कि मैं शीट चेंज कर देता हूँ पर वीडियो में शीट चेंज होती है कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, तो इसलिए मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूँ। क्लियर? चलो केपीओ देखो, केपीओ तो देखो केपीओ के अंदर क्या है, इन केपीओ बिजनेस फर्म्स गेट नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। आउटसाइड फर्म से तो होगा ही होगा, आउटसाइड फर्म से होगा ही होगा, बट आप आउटसोर्स क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे वर्क को आउटसोर्स कर रहे हैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, या नॉलेज रिलेटेड वर्क हो, स्किल रिलेटेड वर्क हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क हो, दैट इज कंप्लीटली हिंटिंग दैट इज केपीओ। This involve a high value work carried by highly skilled staff. KPO firms in addition to provide expertise and consultancy services also often take many low decision also. Clear? फीचर अगर मैं देखूं तो फीचर की बात आती है कि मेन डिफरेंस क्या है यार बीपीओ केपीओ के साथ। केपीओ यूजुअली फोकस्ड ऑन नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेस दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज। अभी आपको मैंने दूसरी शीट में जाके हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपको मैंने यही भाषा समझाई थी जो मैंने यहाँ पे लाली मेरे लाल के से लिख रखी है। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। और ये जो हम अपने चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर अंत भला होता है तो सब भला होता है। सेकंड पॉइंट कहता था मेन एम ऑफ केपीओ टू क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एक्सपर्टीज रादर देन प्रोसेस एक्सपर्टीज। समझ गए ना? अब देखो मैंने हर एक लाइन को यहाँ लिख रखा है जो जिससे आपकी केस स्टडी क्रैक हो सकती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों, इन भयानक टॉपिक में से अगर आपको कोई केस स्टडी आ गई ना तो छोड़नी नहीं है। बट अगर आप छोड़ के आ गए ना ये वाली केस स्टडी, बीपीओ केपीओ को पहचान नहीं पाए तो गलत आ गए, तो मेरे पास मत आना फिर, बस फिर मेरी आपसे क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि इतने समझाने के बाद भी, इतने एग्जाम्पल लेने के बाद भी, ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने के बाद भी, कलरफुल नोट्स प्रिपेयर करने के बाद भी अगर गड़बड़ हो जाए तो समझ लो बेटा बच्चा फिर तो हरिद्वार ही जाए। थर्ड पॉइंट में आता है केपीओ इन्वॉल्व्स एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऐसे वक्त जिसमें बड़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जजमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो सारे केपीओ के अंदर आते हैं। केपीओ से फायदा क्या होगा? केपीओ से क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगेन आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट सेम है, बीपीओ से भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट सेविंग होगी। कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी है? ध्यान रखने वाली बात है, लीगल सर्विसेज हो गई, पेटेंट सर्विसेज हो गई, वैल्यूएशंस की सर्विसेज हो गई, और तमाम तरीके की सर्विसेज जहां पे नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स, जजमेंट्स, डिसीजन की जरूरत पड़ती है। मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ इज प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी में ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनी, और सॉरी यहाँ पे मैनी आएगा बेटा, माफ कर दो अपने मास्टर को, यहाँ पे आएगा बेटा मैनी। Many organizations cannot find out which decisions are taken by whom and rely so much on informal social process। हाँ बेटा ये तो है, तो मैं भी मानता हूँ। जो बेसिकली केपीओ वाले जो डिसीजन होते हैं, केपीओ को क्यों आदमी केपीओ को जो चीजें हैं वो प्रोसेस करने से रोकता है, वो इसलिए रोकता है क्योंकि जो डिसीजन लेते हैं ना तो हमको खुद नहीं मालूम होता कि वाला डिसीजन लिया किसने है, क्या डिसीजन ठीक लिया भी है नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना कि डिसीजन लेना क्या था, इसलिए हमने आउटसोर्स करा। तो यकीन करना आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज है। मानते हो नहीं मानते हो, ट्रस्ट करना किसी भी चीज में कितनी बड़ी चीज है, और बिजनेस तो वैसे ही ट्रस्ट पे चलते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पे जो है हमने चैप्टर को अपने समाप्त करा है। आज जो हमने चैप्टर करे थे वो बीपीओ और केपीओ करा। यकीन मानिए आप लोगों ने ये लेक्चर अटेंड करे, एक समा सा बांध दिया,
बहुत मजा आया मुझे चैप्टर पढ़ा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराते हुए, एंड स्पेशली ये वाला टॉपिक कराते हुए। ये टॉपिक कराते हुए मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने से या मेरे सिखाए हुए से कुछ कुछ बच्चों का भी अगर फायदा हो जाता है तो मैं अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात मानता हूँ, एंड आई फील प्राउड फॉर दैट। ठीक, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी कहीं पर भी आपको गड़बड़ लगे, प्लीज आप मेरे को बता दो, या आप ही नहीं आगे बता दो, जब आप आगे चीजें देखो महसूस करो कि सर ऐसा ऐसा है, हमको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं आया, वहां दिक्कत हो गई, मैं आपको हमेशा रेडी हूँ। जिन बच्चों का शेड्यूल अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया एग्जाम का, हाफ ईयरली का, टेस्ट का, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए 24/7 हैं। व्हाट्सएप आपका आने पर हम व्हाट्सएप का आपको रिप्लाई कर देंगे, बिल्कुल, कॉल भी आपका अटेंड कर लेंगे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आप हमेशा बने रहिए, यह प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराने के लिए है। ठीक है, सारे के सारे फैकल्टीज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, आपके जो जूनियर्स है 10th वाले उनको पहले से शेयर करके रखो कि देखो एक धमाकेदार कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, कि इसको छोड़ मत, लूट लो भाई साहब, लूट लो इसको। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, अच्छा खाते पीते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए और इंजॉय करते रहिए बिंदास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।